सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही वे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के विचारों से गहराई से प्रभावित हुए। असल में विवेकानंद की देश सेवा सर्वोपरि की भावना ने उनके मन में यह दृढ़ कर दिया कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए बलिदान होना चाहिए। बोस को उनके पिता जनकीनाथ बोस ने ICAS की तैयारी के लिए इंग्लैंड भेजे थे और 1920 में उन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा यानी ICAS शानदार रैंक के साथ पास की। यह ब्रिटिश राज्य की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन प्रतियोगी परीक्षा थी और इसमें सफलता मिलना उस समय बहुत बड़ा गौरव माना जाता था। इन्होंने इंग्लैंड में रहते हुए भी बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय छात्रों में बढ़ती राष्ट्रवादी चेतना से जुड़े रहे। वे समझते थे कि ICAS अफसर का काम ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू करना है, यानी वही नीतियां जो भारत को गुलाम बनाए रखती है। उनके लिए यह सेवा भारत की दास्ता को बनाए रखने का साधन थी और यह उनके राष्ट्रवादी आदर्शों के विपरीत था। इसी समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 से 1921 तक असहयोग आंदोलन जोर पकड़ रहा था। गांधी जी का संदेश था कि भारतीयों को ब्रिटिश संस्थाओं और नौकरियों का बहिष्कार करना चाहिए। बोस को लगा कि अगर वे ICAS की नौकरी करेंगे तो देशभक्ति के अपने आदर्शों से समझौता करना पड़ेगा। फिर क्या था, बोस ने 1921 में ICAS की प्रशिक्षण अवधि पूरी करने के बाद आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार को इस्तीफा पत्र भेजा। यह निर्णय व्यक्तिगत और पारिवारिक दोनों स्तर पर बड़ा था, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वे एक उच्च अधिकारी बने। लेकिन बोस ने साफ कहा कि ब्रिटिश सरकार की सेवा करने का अर्थ है उसकी दास्ता को स्वीकार करना और मैं अपने देश को गुलामी से मुक्त कराना चाहता हूं। इस्तीफा देने के बाद वे भारत लौटे और महात्मा गांधी से मिले। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के साथ स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई और बाद में अग्रणी क्रांतिकारी नेता बने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। फिर इसके बाद 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में जब पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा हो रही थी, उस समय सुभाष चंद्र बोस को बंगाल कांग्रेस वॉलंटियर फोर्स का मुख्य कमांडर या जनरल ऑफिसर कमांडिंग बनाया गया। इस अधिवेशन की सुरक्षा व्यवस्था और अनुशासन का पूरा दायित्व उनके पास था। उनकी सैन्य जैसी अनुशासन प्रिय और ऊर्जावान नेतृत्व शैली ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। यह अधिवेशन हरिपुरा, गुजरात में हुआ था। इस अधिवेशन में बोस ने कांग्रेस के लिए एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा, जिससे भारत के औद्योगिक और आर्थिक विकास की रूपरेखा तय की जा सके। वे इसके बाद 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन में दूसरी बार भी अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी के विचारों से मतभेद के कारण उन्होंने उसी वर्ष इस्तीफा दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना की ताकि कांग्रेस में प्रचलित नरम नीति के बजाय क्रांतिकारी, समाजवादी और त्वरित स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिल सके। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन का विरोध कई संगठित और साहसिक कदमों से किया। उनके प्रयास अहिंसक आंदोलनों से अलग सशस्त्र संघर्ष की दिशा में थे। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन का विरोध अंतरराष्ट्रीय गठजोड़, सशस्त्र संघर्ष और अस्थायी आजाद हिंद सरकार के माध्यम से किया। उनका दृष्टिकोण अहिंसक आंदोलन से भिन्न था और उन्होंने सीधे सैन्य संघर्ष को स्वतंत्रता प्राप्ति का साधन माना। उनका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए ब्रिटेन के दुश्मन देशों से मदद लेना था। उस समय जर्मनी हिटलर के नेतृत्व में ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में था, इसलिए बोस को लगा कि जर्मनी भारत की स्वतंत्रता के लिए सहयोग दे सकता है। मार्च 1941 में बोस गुप्त तरीके से भारत से निकलकर अफगानिस्तान, सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंचे। बर्लिन में उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की, जहां से भारतीयों के लिए प्रसारण होते थे। उन्होंने भारतीय युद्ध बंदियों को संगठित कर इंडियन लीजन, जिसे बाद में फ्री इंडिया लीजन कहा गया,
इसमें लगभग 3000 सैनिक शामिल हुए। बोस ने नाजी के नेतृत्व से भारत की स्वतंत्रता के लिए सैन्य सहायता की मांग की। मई 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने अडोल्फ हिटलर से औपचारिक मुलाकात की। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की जरूरत और रणनीति पर बात की, लेकिन हिटलर का ध्यान मुख्यतः यूरोप के युद्ध पर था, इसलिए उसे भारत पर आक्रमण करने में तत्काल दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर भी हिटलर ने बोस की मदद के लिए कुछ सीमित सहयोग दिया, जैसे आजाद हिंद रेडियो, भारतीय लीजन का गठन और आर्थिक सहायता। कुछ दिनों के बाद बोस को एहसास हुआ कि भारत को ब्रिटेन से मुक्त कराने के लिए जापान के साथ सहयोग अधिक व्यावहारिक होगा। इसलिए 1943 में वे जर्मनी से पनडुब्बी के रास्ते जापान पहुंचे और वहां आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। 1943 में बोस ने जर्मनी से जापान जाने का निर्णय लिया। वे जर्मन और जापानी नौसेना की संयुक्त सहायता से एक पनडुब्बी यात्रा जर्मन यू बोट से करते हुए पहले हिंद महासागर में पहुंचे। वहां से उन्हें जापानी पनडुब्बी ने आगे ले जाकर सुमात्रा, इंडोनेशिया के सबांग बंदरगाह पर उतारा। इसके बाद वे सिंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने आजाद हिंद सरकार और इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA का नेतृत्व संभाला। जुलाई 1943 में सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद सरकार यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया का गठन किया और आजाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में ली। बोस ने फौज को अनुशासित, संगठित और जनउत्साह से भरपूर बनाने के लिए नए प्रशिक्षण, रैंक और प्रतीकों की शुरुआत की। उन्होंने फौज को राष्ट्रीय नारा दिया, जय हिंद, और प्रसिद्ध आह्वान, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना की, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया। बोस के नेतृत्व में INA ने बर्मा यानी म्यांमार सीमा से भारत की ओर अराकान, इम्फाल, कोहिमा क्षेत्रों ब्रिटिश सेना के खिलाफ अभियान चलाया। हालांकि जापान की पराजय और रसद की कमी के कारण यह अभियान अंततः सफल नहीं हो सका। INA की लड़ाई ने भारतीय स्वतंत्रता 16 अगस्त 1945 को बैंकॉक पहुंचे। 17 अगस्त को बैंकॉक से ताइवान की ओर जापानी सैन्य विमान से रवाना हुए। बोस का लक्ष्य था कि मंचूरिया के रास्ते सोवियत संघ पहुंचना, ताकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ नई रणनीति बनाई जा सके। प्लेन में बोस के साथ हबीब उर रहमान INA अधिकारी थे और जापानी अधिकारी जनरल शिडेई सहित कुछ अन्य सैनिक भी थे। ताइवान एयरबेस से विमान उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद बायां इंजन अचानक फेल हुआ। विमान रनवे के किनारे गिरकर ईंधन टैंक में विस्फोट के साथ आग की लपटों में घिर गया। बोस को गंभीर रूप से 3री डिग्री के जलन का सामना करना पड़ा। उन्हें नानामोन सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां जापानी डॉक्टर टो तथेनो ने इलाज किया, पर शाम लगभग 8 बजे उनकी मृत्यु हो गई। बोस का 19 अगस्त 1945 को दाह संस्कार किया गया। उनकी अस्थियां जापानी मित्रों द्वारा टोक्यो ले जाई गई। 7 सितंबर 1945 को उन्हें टोक्यो के रेनकोजी बौद्ध मंदिर में कलश में रखा गया। ये कलश आज भी वहीं सुरक्षित है और भारतीय राजनयिक समय समय पर श्रद्धांजलि दी जाती है। ब्रिटिश MI5, अमेरिकी OSS और जापानी सैन्य रिपोर्ट सभी में 18 अगस्त 1945 को बोस की विमान दुर्घटना से मृत्यु का उल्लेख मिलता है। इन एजेंसियों ने सोवियत संघ के साथ संभावित संपर्क की भी जांच की, परंतु कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला कि बोस बाद में जीवित थे। भारतीय जांच समितियों के अनुसार शाहनवाज समिति 1956, जवाहरलाल नेहरू सरकार दुर्घटना में मृत्यु की पुष्टि, खोसला आयोग 1970, इंदिरा गांधी सरकार वही निष्कर्ष, मृत्यु ताइवान में, मुखर्जी आयोग 1999 से 2005, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ठोस सबूतों के अभाव में विमान दुर्घटना से मृत्यु पर संदेह, अस्थियों को नेताजी का मानने से इनकार।